कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज डेड सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो लिविंग सेल भी होते हैं उनके अंदर और डेड सेल्स भी होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली एक टाइप ऑफ सेल के नहीं बने होते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, बट इनका एक ही फंक्शन होता है, ये मेन पर्पज़ है। जाइलम और फ्लोएम दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं। और जाइलम में मोस्टली अगर देखा जाए तो जाइलम में मोस्टली जो सेल्स हैं जाइलम में मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। फ्लोएम में जो मोस्टली सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। मोस्टली का मतलब सारे नहीं होते, तो हमें ये ध्यान रखना है नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या हो रहा है। तो जाइलम वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। जाइलम यूनी डायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। जाइलम के डिफरेंट सेल्स होते हैं जैसे ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। इसमें से सिर्फ जाइलम पेरेंकाइमा ही है जो लिविंग है, बाकी सभी डेड होते हैं, बाकी सभी डेड सेल्स होते हैं। सिर्फ जाइलम पेरेंकाइमा ही लिविंग है और बाकी सभी डेड सेल्स होते हैं। तो क्वेश्चन जो आपको याद करना है वो ये याद करना है कि जाइलम क्या काम करता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। डायरेक्शन क्या है, यूनी डायरेक्शन है। कौन कौन से सेल्स हैं जाइलम में जो मिलके इसको बनाते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। ट्रैकिड्स का कॉनिकल शेप होता है, वेसल्स का सिलेंड्रिकल शेप होता है। इन दोनों में ही पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स का मतलब छोटे छोटे होल पाए जाते हैं जिनके थ्रू वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम पेरेंकाइमा का सेल कुछ इस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड कह सकते हैं। ये स्टोर के काम आता है, सेम ऐसे ही जैसे पेरेंकाइमा स्टोर करता है वैसे। जाइलम स्क्लेरेंकाइमा और फाइबर प्रोटेक्टिव होता है, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इन तीनों को, ट्रैकिड्स को, वेसल्स को, जाइलम पेरेंकाइमा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें सभी जो हैं वो लिविंग सेल सभी डेड सेल्स होते हैं एक्सेप्ट पेरेंकाइमा को छोड़ के बाकी सब डेड सेल्स होते हैं। फ्लोएम की बात करते हैं। ये मैंने बताया था कि आपके टेबल पे पानी फैला हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, एक बॉल बनाया पेपर का, उसको ऊपर रख दिया, तो पानी धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर तक यहाँ तक आ जाएगा, जबकि पानी की लेयर सिर्फ यहाँ तक थी और ये ऊपर वाले हिस्से को भी भर लेगा। इसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से करेगा, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक करेगा। बायडायरेक्शनल है। बायडायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करता है, अप भी और डाउन भी, लेफ़्ट भी और राइट भी, दोनों डायरेक्शन में करता है। ये मतलब हर डायरेक्शन में काम कर रहा होता है ये बायडायरेक्शनल। जबकि फ्लोएम हमने पढ़ा था कि यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये डिफरेंस भी हमें साथ साथ पढ़ना है। फ्लोएम के टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स। इसमें सभी सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के। तो फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी सभी सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। फिर हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनिमल टिश्यू मुझे सात्विक बताएगा क्योंकि हमने इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ा था और कैसे इसका डिवीज़न हो रहा है। सामने स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है सब कुछ। सात्विक, यस प्लीज़। बताइए। हम्म हम्म
स्क्वेमस स्क्वेमस क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमिनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ये हैं। यस प्लीज़। फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में 4 हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू और फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में ब्लड और लिम्फ, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स और रिलैक्स मसल्स, ये एक ही मस्कुलर टिश्यू होता है इसके अंदर। फिर इसके साथ साथ नर्वस टिश्यू की बात करें तो नर्वस टिश्यू में हमारे पास सिर्फ एक ही है न्यूरॉन, एक ही है न्यूरॉन। स्केलेटन टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है टेंडन, लिगामेंट, बोन और कार्टिलेज। ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और ये पूरा याद रहेगा तो आपको फ़ायदा होगा, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि ये कंटेंट जो सामने लिखा है ना, ये जब तक याद नहीं होगा तब तक आप समझेंगे ही नहीं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू वह टिश्यू होता है जो किसी भी टिश्यू की कवरिंग है, किसी भी टिश्यू, किसी भी ऑर्गन की कवरिंग है। सेल की कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन टिश्यू की कवरिंग है एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू ये 5 तरीके का होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम से बताया था। 5 तरीके का होता है। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं वो इलेबोरेट होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। सिंगल लेयर है तो कुछ इस तरीके का है, तो अगर बहुत सारे लेयर होंगे इसके ऊपर, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले वाइट लेयर थी, उसके ऊपर ब्लू लेयर थी, उसके ऊपर ग्रीन लेयर थी। तो जब बहुत सारे लेयर बन जाएंगे तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और सिंगल लेयर है तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सेम ऐसे ही क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये रहा, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये रहा। स्ट्रेटिफाइड तब होता है जब बहुत सारे लेयर्स एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं। कॉलमिनार में ये कॉलम्स बने होते हैं, और सेम ऐसे ही बहुत सारे कॉलम एक के ऊपर एक एम्बेडेड होंगे, तो फिर ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनार एपिथेलियम। फिर है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम बेसिकली अलग नहीं है, सिलिएटेड एपिथेलियम बेसिकली अलग नहीं है। सिलिएटेड एपिथेलियम कॉलमिनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के ऊपर अगर हेयर्स आ जाते हैं, कॉलमिनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के ऊपर हेयर्स आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। ये अलग नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें। सिलिएटेड एपिथेलियम कोई अलग नहीं है। अगर क्यूबॉइडल और कॉलमिनार एपिथेलियम सेल्स के ऊपर यहाँ पर हेयर्स आ जाते हैं तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम बन जाता है। ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन है क्यूबॉइडल और कॉलमिनार एपिथेलियम की। ओके, फिर इसके बाद है हमारा ग्रैंडुलर एपिथेलियम। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और बन जाते हैं ग्रैंडुलर, बन जाते हैं ग्रैंडुलर। ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसमें अंदर स्वेट भरा होता है और धीरे धीरे वहाँ से निकल के बाहर आता रहता है स्किन के ऊपर, नोज़ के ऊपर और माथे के ऊपर पसीने के रूप में। इसके बाद हमने पढ़ा था स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का हमने ये पढ़ा था कि ये डिस्क लाइक सेल्स होते हैं और ये कवर करते हैं, एक लाइनिंग कवर करते हैं नोज़ को, ब्लड वेसल्स को, स्किन के ऊपर या ईसोफेगस के ऊपर। इस लाइनिंग का सेम मतलब ये है कि सिर्फ मैकेनिकल इंजरी से हमें बचाएं, जर्म्स एंट्री करने से बचाएं, ये इनका मेन काम है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नाम से ही पता लग रहा है कि क्यूब लाइक सेल्स हैं, क्यूब लाइक सेल्स हैं जिनकी हाइट और लेंथ जो है वो एक बराबर है। ये किडनी में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, या किडनी सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी क्यूबॉइडल सेल्स के होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड में भी होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स में भी होते हैं। अब स्वेट ग्लैंड से मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो ग्रैंडुलर हो जाते हैं, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे करके, तो इसको हम ग्रैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ये क्यूबॉइडल सेल्स की मॉडिफिकेशन है जो सिक्रीट करते हैं मिल्क, यानी मिल्क ग्लैंड हो गया या ऑयल हो गया या स्वीट्स हो गए या हार्मोन्स हो गए, ये इनका मेन काम होता है। इनका काम भी मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक के ग्लैंड्स जो होते हैं, स्टमक के ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिन, HCl
म्यूकस, पेप्सिन, HCl और म्यूकस जो सीक्रेट करते हैं वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है कॉलमिनार एपिथेलियम। कॉलमिनार में आप सिंपल ऐसे कॉलम लाइक सेल्स हो जाते हैं, ऐसे कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, पिलर लाइक सेल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉलमिनार एपिथेलियम। ये स्टमक, इंटेस्टाइन और लैरिंग्स में पाए जाते हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन और लैरिंग्स में पाए जाते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि स्टमक में पाए जाते हैं एब्जॉर्प्शन करने के लिए, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। लैरिंग्स में पाए जाते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स। ऐसे ही बर्ड का वॉइस बॉक्स को हम सिरिंग्स कहते हैं, बर्ड के वाइट बॉक्स को हम सिरिंग्स कहते हैं। इन्हीं कॉलमिनार एपिथेलियम के ऊपर अगर थ्रेड अपीयर होने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हमने कवर किया था वो कवर किया था कॉलमिनार एपिथेलियम के बारे में। यहाँ पर एक छोटा सा हम ये भी लिख लेते हैं, कॉलमिनार एपिथेलियम के बाद सीलिएटेड एपिथेलियम भी लिख लेते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब है कि एपिथेलियम कोई सी भी हो, उसके ऊपर अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियम कोई सी भी हो, अगर उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ये फोर्थ है आपका टाइप ऑफ एपिथेलियम में। तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो गई, सीलिया यानी हेयर लाइक सेल्स प्रेजेंट हो गए, तो ये हो गया क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, फिर अगर हमारे पास कॉलमिनार एपिथेलियम है, कॉलमिनार एपिथेलियम है और सीलिया इसके साथ एच हो गई, तो इसको हम कह रहे हैं सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमिनार एपिथेलियम। और ऊपर वाले का जो नाम लिखा है ना, ऊपर वाले का ये जो नाम लिखा है ये होगा सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ा है, एपिथेलियम टिश्यू वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पढ़ा है अब तक, एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा नर्वस टिश्यू के बारे में, इसके बाद मस्कुलर और फिर बाद में कनेक्टिव टिश्यू लेके आऊँगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ नर्वस टिश्यू के बारे में। ये तो सभी को पता होगा नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू के बारे में सभी को पता होगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम आप ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रहे होगे, कुछ इस तरीके का होता है डायग्राम ये।
ये तो बहुत अच्छे से बनाते भी होगे आप लोग। वैसे मैं आपको कह भी सकता हूँ कि आप खुद बनाइए, लेकिन मैं खुद से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार देख लें कि किस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर दिक्कत ना हो, कोई चीज़ किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ओके, जितना ये बनाना इम्पोर्टेंट है उतना ही इसको लेबल करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार 2 नंबर में तो ये डायग्राम एग्जैक्टली आ जाता है खुद ही। माइलिन शीथ, नर्व एंडिंग, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एक्सन, और यहाँ पर लिखा है सेल बॉडी, और ये जो सीके निकल रही है ना, सीक, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, सो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में बना है और मैंने उसको देख के ड्रॉ किया है। क्या आप सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ध्यान से? एक बार आवाज़ आपकी रिकॉर्ड नहीं हो रही क्या? आवाज़ बोलना एक बार। हेलो, समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं कि इसका काम क्या है, ये फंक्शन क्या है इसका। इसको हम कहते हैं न्यूरॉन, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यस, बोलिए, बताइए। हाँ, बाद में ही कहा है, मैंने कहा है कि अभी आप समझो इसको ध्यान से, उसके बाद में मैं वीडियो तो शेयर कर ही रहा हूँ, हर क्लास को रिकॉर्डेड रूप में, हर क्लास के रिकॉर्डेड रूप में वीडियो इसलिए तो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप नोट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ भी लें और लिख भी लें, इसीलिए करता हूँ मैं शेयर। पहला, नर्व्स इन आर बॉडी आर लाइक केबल्स। जैसे केबल होता है ना, केबल आपने देखा होगा गली जो कंजेस्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे ऊपर बहुत सारी केबल्स जा रही होती हैं, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, तो ऐसे केबल्स जा रही होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं नर्व्स। इनका मेन काम ये होता है कि ये मैसेज को स्टिमुलेटरी एरिया यानी हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाएं और ब्रेन से
जो मैसेज आ रहा है ब्रेन से, जो गाइड आ रही है कि हमें ऐसा काम करना है, वो मसल तक लेके जाएं जो हमें मूव करें। जैसे अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको किसी ने टच किया, ये है हमारा, और इसको किसने टच किया, हॉट ऑब्जेक्ट को इसने टच किया, तो होता क्या है कि मैसेज पहले ब्रेन तक जाता है नर्व्स के थ्रू, और ब्रेन से फिर मैसेज उस एरिया तक आता है, उस मसल तक आता है जो मूवमेंट करेंगे, जो इसको हटाएंगी कि वहाँ से इसका हाथ हटाओ वहाँ से, क्योंकि बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये दोनों काम नर्व्स। हाँ, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, लेकिन रिफ्लेक्सेस के बाद बात तो दिमाग काम करता है ना कि ये हाथ जला कैसे, ये हाथ जला कैसे, बाद में काम करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक तो कभी ना कभी मैसेज जा रहा है ना, इसलिए मैंने कहा है। और ये जो शुरुआत होती है इसे हम कहते हैं इम्पल्स, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स कह सकते हैं या इम्पल्स कहते हैं। तो ये नर्व इम्पल्स जनरेट होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को टच किया या फिर कोई सेंस ऑर्गन हमारा एक्टिव हुआ, उसने सेंस किया एनवायरनमेंट में हलचल को, जिसे उसे अडेप्ट करना है या फिर थ्रू आउट करना है, छोड़ देना है, तो वो मैसेज लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, फिर वहाँ से वापस आता है ड्राइव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि करना कैसे है, क्या करना है अब उसके लिए। तो ये मेन काम इसका यही होता है। और डैट मीन्स दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, they transmit information, they transmit information from बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स लिख रहा हूँ क्योंकि सेंस ऑर्गन, हमारा स्किन भी एक बहुत अच्छा सेंस ऑर्गन है। बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये मैसेज लेके जाता है। तीसरी चीज़, दे ट्रांसमिट ऑर्डर्स, दे ट्रांसमिट ऑर्डर्स, दे ट्रांसमिट ऑर्डर्स फ्रॉम brain, they transmit order from brain to body parts, ब्रेन टू बॉडी पार्ट से ऑर्डर भी ट्रांसफ़र करता है, ऑर्डर भी ट्रांसफ़र करता है। इसके साथ साथ आखिरी पॉइंट ये जो है, ये दो सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे नर्वस एंड मस्कुलर, nervous and muscular tissue, nervous and muscular tissue work together, nervous and muscular tissue work together control body movements। तो अगर नर्वस टिश्यू काम कर रहा है तो वो किसको मैसेज देगा, किसको सेंड करेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन हो, तब जाके बॉडी मूव करेगी। तो ये नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का ये जो पार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों मिल के काम करते हैं। मसल्स को मैसेज देना नर्व का काम है, ब्रेन से लेके आके कि भाई ये काम करना है, इस मसल को अगर नहीं हटाया जाएगा, इस मसल को नहीं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किया जाएगा तो हाथ जल सकता है। तो ये काम है नर्वस टिश्यू का। ठीक है, अब हमने नर्वस टिश्यू का काम कर लिया। इसके बाद हमें पढ़ना है
नर्वस टिश्यू के बाद मैंने बताया था कि हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में बहुत अच्छा डायग्राम है और ये एनसीईआरटी में आपने देखा भी होगा। एनसीईआरटी में देख रहे हैं आप लोग डायग्राम? इसको कैसे बनाओगे, स्ट्राइटेड मसल्स को कैसे बनाओगे? स्ट्राइटेड मसल्स को कैसे बनाओगे बताओ? हाँ हाँ, देखो अब है मस्कुलर टिश्यू। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखो आप। मस्कुलर टिश्यू को बेसिकली अगर मैं देखूं तो इनके एक्शन के बेस पे डिवाइड कर सकता हूं। पहला है वॉल्यूंट्री मसल्स, और दूसरा है इनवॉल्यूंट्री मसल्स। ओके, देन वॉल्यूंट्री मसल्स का जो एग्जांपल है वो है आपका स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड या फिर स्ट्रिप्ड, स्ट्राइटेड स्ट्रिप्ड, इसको हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स। ओके, और वॉल्यूंट्री मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल एक ही बात होती है। इनवॉल्यूंट्री मसल्स में दो होती हैं। इनवॉल्यूंट्री मसल्स में दो होती हैं, अनस्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। अनस्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स, इनको हम स्केलेटन मसल भी कहते हैं। स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं, और इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। और इनको हम हर्ट मसल्स भी कहते हैं। तो इनके नाम बहुत सारे हैं, जो नाम मैंने आपको बताए। यहाँ पर नाम बहुत सारे हो रहे हैं इनके। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ सबका, स्ट्राइटेड मसल्स का, स्मूथ मसल्स का और कार्डियक मसल्स का। स्ट्राइटेड मसल्स का, स्ट्राइटेड मसल्स का, स्मूथ मसल्स का और कार्डियक मसल्स का। स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इन तीनों का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम बहुत आसान सा है, यहाँ पर ऐसे बनाया और हमने एक सिलेंडर ड्रॉ करा ऐसे। ओके, इस पे मैंने स्ट्राइप्स बनाए। स्ट्राइप्स देखो कैसे बना रहा हूँ मैं। स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? आपने स्कूल की टाई देखी होगी ना, टाई, स्कूल की टाई देखी होगी ना। टाई में ऐसे स्ट्रिप्स बने होते हैं, कलर्ड स्ट्रिप हो गया, फिर एक और कलर स्ट्रिप हो गया ऐसे करके, फिर एक और कलर स्ट्रिप्स हो गया, ऐसे कलर स्ट्रिप्स होते हैं। और बीच बीच में फिर डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं बेसिकली। देखो डार्क बैंड और लाइट बैंड्स हैं यहाँ पर, ऐसे डार्क बैंड और लाइट बैंड्स हैं। लाइट बैंड्स के लिए वाइट से कर देते हैं। ये जो है ये आपका वाइट बैंड है। डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं।
तो इससे हम कहते हैं स्ट्रैप्ड मसल्स। ये लाइट बैंड है और ब्लू वाले जो हैं ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड है। इसके साथ साथ अगर न्यूक्लियस की बात करें, इसके साथ साथ अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का होता है। सेंटर में नहीं होता न्यूक्लियस, बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है ऐसे, मतलब मसल्स के ऊपर होता है न्यूक्लियस, सेंटर में नहीं होता। तो ये स्ट्राइटेड मसल्स का फिगर देखते ही पहचान में आ जाता है कि ये डार्क बैंड है और लाइट बैंड है जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद स्मूथ मसल्स को स्पिंडल शेप्ड मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स को स्पिंडल शेप्ड मसल्स भी कहते हैं। ये कुछ इस तरीके की होती हैं। ऐसे स्पिंडल शेप्ड होती हैं। ये आपस में बिल्कुल ऐसे इंटरेक्ट कर जाएंगे कि पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे मसल है, ऐसे करके। स्पिंडल शेप्ड होती हैं। उसके बाद कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स को बहुत ध्यान से देखना, कार्डियक मसल्स को बहुत ध्यान से देखना। ये ऐसे सिलेंड्रिकल तो दिखेगा, ऐसे करके, ऐसे करके सिलेंड्रिकल तो दिखेगा। मान लीजिए कि ये कार्डियक मसल्स है, ठीक है, और ये उसके साथ आ रही है इसकी ब्रांच, ओके। लेकिन फिर इसमें क्या है कि यहाँ से एक और ब्रांच ऐसे निकल गई बाहर, और कुछ ऐसे करके फिर यहाँ से तीसरी निकल गई ऐसे, और ये जाके फिर चौथी में मिल रही है ऐसे। अब यहाँ पर बाउंड्री बना देते हैं, एक ये हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये इसके साथ ही अटैच्ड है। ये इसके साथ ही अटैच्ड होती है, इसके साथ ही ये अटैच होती है, और इसका न्यूक्लियस कुछ ऐसे है, दिखा रहा है। अब आप इस वाले सेल को देख रहे होगे, यहाँ पर कई सारे ऐसे सेल्स हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। देखो ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, ये देखो ऐसे कनेक्ट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला सेल जो है ना, ये पुराने वाले से नए वाले को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर नए वाले को कनेक्ट कर रहा है। तो इसमें इंटरकनेक्टिविटी ऐसी होती है कि अगर थोड़ा सा भी सिवरिंग हो या कुछ काम हो तो तुरंत ही सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब तुरंत काम होता है। रिस्पॉन्स का, वर्क करने का, जो हमारा हार्ट बीट करता है वो इसी कारण से होता है, सारे सेल्स एक साथ पंप कर पाते हैं, ठीक है। अब इनके एक एक फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में। जैसा मैंने नाम बताया कि स्ट्राइप्स होती हैं, इनको पहचानना बड़ा आसान होता है, और स्ट्राइप्स होने के कारण से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। फर्स्ट टाइम है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएट। दूसरा है प्रेजेंट इन लिम्स, इन लिम्स, लिम्स फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, नेक रीजन,
और फेस रीजन में होता है ये। जहाँ भी स्केलेटन सिस्टम है वहाँ पे ये अटैच होती हैं उसके साथ मजबूती प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड थिंग इज इनकी शेप जो होती है वो लॉन्ग होती है और सिलिंड्रिकल होती है, लॉन्ग और सिलिंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। नाम बता रहा है कि ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी एक्शंस का मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा के अनुसार ये मूव कर सकती हैं। तो जो भी इच्छा के अनुसार मूव करेगा वो स्केलेटन सिस्टम से अटैच्ड होगा, और स्केलेटन सिस्टम को अगर मूव करना है तो हमने हमारी इच्छा होगी कि इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, तो स्केलेटन सिस्टम मूव करता है। तो मेन लोकोमोटरी मोशन यही लोकोमोटरी मसल्स यही होती हैं, स्केलेटन मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। ओके, देन इनका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल है। पेरिफेरल मतलब न्यूक्लियस इनके सेल से बाहर है। पेरिफेरल न्यूक्लियस सेल के बाहर को होता है न्यूक्लियस, जबकि हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि सेल के सेंटर में है न्यूक्लियस, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्राइटेड मसल्स की। स्ट्राइटेड मसल्स और स्मूथ मसल की बात करते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक ही सेल में एक ही न्यूक्लिएट प्रेजेंट है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये स्मूथ मसल्स हैं तो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जो जहाँ पर हमारी विल से मूवमेंट नहीं हो रही होगी, तो ये वहाँ होंगी जहाँ पर हमारे विल से मूवमेंट नहीं हो रही, जैसे प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हो गया या स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, जो हमारे विल से नहीं चल रही। और ये स्टमक और इंटेस्टाइन की जो वाल है ना वो किसी स्केलेटन सिस्टम से भी अटैच नहीं होती। स्केलेटन सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर सलिवरी ग्लैंड, यहाँ से ये यहाँ पर ये प्रेजेंट है। उसके बाद इनका शेप देखें, अगर इनका शेप देखें तो शेप आपको पहले ही पहचान में आ गया, जैसे ही आपने ड्रॉ किया तो इनका शेप है लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड। लॉन्ग है एक तो और स्पिंडल शेप्ड है, कॉनिकल होता है कॉर्नर्स पे, ये तो इनकी पहचान ऐसे हो जाती है। और फोर्थ थिंग मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, तो इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। हमारे विल के हिसाब से नहीं चलती। एक बार हमने खाना खा लिया और वो पेट में चला गया तो हमारे विल से वो बाहर नहीं आएगा और नीचे जल्दी नहीं जाएगा, वो अपने आप ही नॉर्मल वर्क के थ्रू अपने आप जो होना होगा वो उसका होगा। और अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो देखो न्यूक्लियस जो है ना बिल्कुल सेंटर में है, तो इसको हम सेंट्रल न्यूक्लियस से भी पहचान सकते हैं। न्यूक्लियस पे इतना ध्यान हमें क्यों देना है कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, ये इसलिए ध्यान देना है कि न्यूक्लियस ये सेल को ना आपको स्टेन करके फ़ोटो दे देंगे इसकी, स्टेन करके, तो स्टेन में सिर्फ ये न्यूक्लियस ही दिखेगा सेंटर में। तो जैसे ही सेंटर में न्यूक्लियस दिखेगा और इसकी बाउंड्री दिखेगी तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये स्पिंडल शेप्ड है और न्यूक्लियस सेंटर में है, इसका मतलब ये स्मूथ मसल्स है, अनस्ट्राइटेड मसल्स है, स्मूथ मसल्स है या फिर अनस्ट्राइटेड मसल्स है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और
कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी, यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक न्यूक्लियस है। दूसरी बात, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल्स पे प्रेजेंट है, ये पूरा हार्ट नहीं बना इससे, हार्ट के वॉल पे प्रेजेंट है। जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अपने आप करते हैं, अपने आप करते हैं। अपने आप का मतलब क्या है? अपने आप का मतलब है मुझे वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, मैं अभी बताता हूँ आपको। शॉर्ट सिलिंड्रिकल विथ branched ends, branched ends, short cylindrical with branched ends. And fourth is control involuntary action, controls involuntary actions. And last is central nuclei, सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो ये हार्ट मसल्स की इतनी प्रॉपर्टी होती हैं। एक एक मसल्स क्या होता है ना, एक मसल क्या होता है कि अगर आप उसको एक्टिवेट करोगे ना, जब उसके पास इम्पल्स आएगा, कोई सिग्नल आएगा, तब वो एक्टिव होता है। लेकिन हार्ट के मसल्स ऐसा नहीं है, वो ये अपने आप ही एक्टिव हो जाती हैं, ये अपने आप ही एक्टिव हो जाती हैं। इनके लिए कोई स्टिमुलस की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन में थे और एमएससी में थे तो हम एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वहाँ पर फ्रॉग का हार्ट हमने निकाला। फ्रॉग का हार्ट निकालने के बाद भी वो खाली, यानी उसके अंदर ब्लड जा रहा है या नहीं जा रहा है, बॉडी से बाहर आ गया, फिर भी वो लगातार पंप करता रहता था, लगातार पंप करता रहता था। उसके बाद हम सलाइन डालते थे, यानी उसके अंदर एक ऐसा सोल्यूशन डालते थे कि उसके अंदर जो रेड कलर का हर्ट है, यानी ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, वो सारे के सारे क्लीन हो जाएं, बाहर निकल जाएं। तो सिर्फ पानी जा रहा है उसके अंदर, सलाइन सोल्यूशन मतलब सॉल्ट जा रहा है, पानी जा रहा है, तब भी वो पंप करता ही रहता था। पानी भी के साथ भी वो पंप करता ही रहता था, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट। मतलब उसके अंदर ब्लड नहीं जा रहा, उसके बाद भी आधे घंटे 45 मिनट वो पंप करता रहता था। और बाहर से कोई स्टिमुलस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई स्टिमुलस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसकी हम कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक रिदम से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है इस हार्ट मसल में, इस कार्डियक मसल में, विदाउट एनी स्टिमुलाई, विदाउट एनी स्टिमुलाई। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विदाउट एनी स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब है कि अगर कोई बाहर से कोई चीज़ होती है, कोई हैपनिंग होती है जिससे बॉडी रिस्पॉन्स करे, उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो बिना किसी स्टिमुलस के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। इसलिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक मसल्स होती हैं, इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं काम करने के लिए। तो अब हमने ये भी कवर कर लिया, मस्कुलर टिश्यू भी कवर कर लिया। अब लास्ट रह रहा है कनेक्टिव टिश्यू। अब लास्ट हमारे पास रह रहा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा बड़ा है, देखो कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू, फिर फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में ब्लड आ गया, लिम्फ आ गया। स्केलेटन टिश्यू में भी बहुत सारे हैं, टेंडन, लिगामेंट, बोन और कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, बोन और कार्टिलेज। तो जल्दी से जल्दी आप एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, आप देखिए ज़रा एक बार। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें सारे कनेक्टिव टिश्यू एक साथ दिखा रखे हैं, जिसमें सारे कनेक्टिव टिश्यू एक साथ दिखा रखे हैं। क्या आप सभी को दिख रहा है वो डायग्राम? हेलो,
कौन सा फिगर है? 6.10 में एक डायग्राम बनाया, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन, हेलिन कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ये बना हुआ है ना। तो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें एरियोलर टिश्यू के बारे में, एरियोलर टिश्यू के बारे में, ठीक है। बाकी सब चीज़ें मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट ही रखता हूँ। अच्छा ये बताओ, एरियोलर टिश्यू नाम से सुनते क्या समझ में क्या आ रहा है? समझते क्या आ रहा है नाम से सुनते ही? एरियोलर टिश्यू के नाम से समझते ही क्या आ रहा है आपके समझ में? क्या चीज़ आ रही है निकल के बाहर? एरियोलर टिश्यू, एरियोलर, एरियोलर से मतलब कुछ स्पेसेस चाहिए, कुछ एयर चाहिए, कुछ फ्लफी होना चाहिए, एयर। हाँ, हाँ, कुछ गैप्स होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि एक तो आपने खुद से बताया कि भाई बोन के साथ मसल अटैच्ड है, तो वहाँ तो गैप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बोन से बहुत दूर हैं, जैसे स्टमक है, स्टमक के आसपास बोन इतना है ही नहीं नज़दीक कोई। लिवर है, उसके आसपास नहीं है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है हमारा हाँ। तो ये जो एरियोलर टिश्यू है ना, उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, उन मसल्स को स्पेस प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये आर्मपिट्स एरिया में भी होते हैं, आर्मपिट्स एरिया में जहाँ पे मसल्स से दूर मतलब एक्चुअल बोन से दूर चीज़ें हैं जो एक एरिया प्रोवाइड करती हैं वॉर का मतलब जहाँ पे इन्फेक्शंस होंगे और उनको वहाँ ट्रीट किया जाएगा, वहाँ पे सही किया जाएगा। तो एक इन्फेक्शन एरिया को ट्रीट करने की जगह भी दी गई है और प्रोटेक्शन की जगह भी दी गई है, बोन से दूर, बोन से दूर। क्योंकि बोन तो हमारे कंट्रोल में है, फिर अब बोन को हम हिलाते डुलाते रहेंगे तो फिर वो ना उसकी प्रोटेक्शन होगी और ना ही वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो पाएगी, वो धर पकड़ हो पाएगी उनकी, ठीक है। इसलिए, हाँ बोलो। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ यहाँ पर पहला पॉइंट। एरियोलर टिश्यू, इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं, इन किडनी, किडनी भी पाया जाता है। अब किडनी के पास मसल कौन सी बताओ, बोन कौन सा है कोई बोन? ब्लड वेसल्स के बाद बोन है कोई? ब्लड वेसल्स के पास अटैच, जिसे ये अटैच रहें, नहीं है कोई। तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, थोड़ा स्पेस जगह हो तो वहाँ मूवमेंट हो सकती है, तो ये वहाँ पाए जाते हैं। इट बाइंड्स वेरियस टिश्यू, इट बाइंड्स वेरियस टिश्यू, it binds various tissue together, it binds various tissue together in an organ। एक ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे टिश्यूज़ को एक साथ बाइंड करने का काम है इस टिश्यू का, एरियोलर टिश्यू का। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था, हेल्प्स इन रिपेयर, हेल्प्स इन रिपेयर, it helps in repair of body tissue after injury। बॉडी टिश्यू में अगर कोई इंजरी हो गई तो ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं रिपेयर करने के लिए, बॉडी टिश्यू आफ्टर इंजरी, इंजरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका, सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट काम, protects against
इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय एनगल्फिंग। एनगल्फिंग मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख गया तो उसको पहले घेरना है और उसको फिर एनगल्फ, पूरा का पूरा जो है वो खा लेना है उसको। एनगल्फिंग फॉरेन सब्सटेंसेस, एनगल्फिंग फॉरेन सब्सटेंसेस। तो ये सिर्फ एरियोलर टिश्यू के बारे में मैंने बताया आपको, सिर्फ एरियोलर टिश्यू के बारे में बताया। अब ये ना बहुत ज़्यादा हौच पौच सा हो रहा है, देखो देख रहा, बहुत ज़्यादा हौच पौच सा। ये पेजेस कुछ डिफरेंट हो गए क्या? पहले हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा, इनवॉल्यूंट्री, वॉल्यूंट्री, फिर स्ट्राइटेड, सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल्स पढ़े, फिर अनस्ट्राइटेड पढ़े, और फिर ये पढ़ा कार्डियक मसल्स, फिर उसके बाद ये पढ़ा एनिमल टिश्यू में सिर्फ एरियोलर टिश्यू, सिर्फ एरियोलर टिश्यू। तो मैं बाकी सारी चीज़ें रब कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सिर्फ एरियोलर टिश्यू का बारे में है ये। अब तो क्लियर, अब तो दिखेगा सही से कि एरियोलर टिश्यू चल रहा है। इसके बाद है आपका एरियोलर टिश्यू के बाद है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू पढ़ते हैं। एडिपोज टिश्यू किस काम आता है? ये चैप्टर हुआ है आपके क्लास में, स्कूल में हुआ है? एडिपोज टिश्यू किस काम आता है? ये स्कूल में हुआ है आपके एडिपोज टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू में सेकंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है ये वह टिश्यू होते हैं जो एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे जो हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कंपोनेंट है, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन मसल्स को बिल्ड करता है। प्रोटीन किसको देता है? मसल्स को बिल्ड करता है। और फैट जो है ना वो एक्चुअल शेप देता है बॉडी को। फैट हमें एक्चुअल शेप देता है बॉडी को। और फैट जो है हमें कोल्ड से, हीट से, या फिर कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक स्टोरेज फूड भी है, एक स्टोर्ड फूड भी होता है फैट हमारे लिए। तो ये हमारे स्किन के नीचे बहुत जो फ्लफ़ी अपीयरेंस देता है ना, जैसे आप मोटा व्यक्ति अगर कोई दौड़ रहा होता है आगे, तो आप देखते हो उसकी मसल्स ऐसे बबल की तरह चल रही होती है। तो बबल लाइक अपीयरेंस जो देता है ना वो फैट हमें देता है। और ये एडिपोज टिश्यू अपने अंदर फैट को स्टोर करता है, बॉडी की शेप प्रोवाइड करता है, और ये एक इंसुलेटर का काम करता है। ज़्यादा गर्मी होगी तब भी बॉडी को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा ठंडी होगी तब भी बॉडी को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका काम, मेन काम यही होता है। तो मैं अब इसके बारे में बता चुका हूँ और अब इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। बहुत सारा हो गया होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कंफ्यूज कि कैसे कैसे याद होगा इतना सारा, है ना? अर्नव ऐसे लग रहा है क्या? हृदय? इट इज़ प्रेजेंट बिलो द स्किन। ये स्किन के नीचे प्रेजेंट है, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। अभी एक सवाल पूछूंगा मैं, अभी एक सवाल पूछूंगा, ये ख़त्म हो जाने दो बस। बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, इट स्टोर फैट्स, इट स्टोर फैट,
It store fat. It provides shape to the body. It provides shape to the body. देखा होगा आपने, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनमें फैट की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने से उनकी बॉडी में कट्स तो दिखाई देते हैं कि 7 एब्स हो गए और ये दिख गया, बट बट पूरी बॉडी की जो एक्चुअल शेप है, जो सॉफ्टनेस है, वो नहीं होती। अगर इन केस उनको इंजरी हो जाए या कहीं चोट वोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस मसल को कवर करने के लिए जो फैट होता है ना, वो नहीं होता उनके पास। मसल तो है, मसल ओपन हो जाएगी, फिर फैट उसको कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि फैट है ही नहीं उनके पास। तो फैट भी एक लिमिट तक होना हमारे पास ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। फोर्थ, एक्ट एज हीट insulator, act as heat insulator, protects विंटर्स में भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। आप देखो सबसे ज़्यादा फैट किसके पास होगा? सबसे ज़्यादा फैट किसके पास होगा? पोलर बियर के पास। पोलर बियर जो होगा, जो पोल्स पे रहते हैं, उनके पास देखो कितना फ़ैट होता है। वो कई दिनों तक एक बार खा ले, उसके बाद वो पड़ा रहेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है। और उसको हीट भी प्रोवाइड करता है, फ़ैट ज़्यादा होने की वजह से। एक बार एरियोलर टिश्यू का जो आप लोग डायग्राम देखोगे अपने बुक में, तो यहाँ पे फैट बबल्स होंगे ऐसे बने हुए। देखो फैट बबल्स बने हुए हैं, बीच बीच में फैट बबल्स बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके, शेप मसल्स के बीच में, स्ट्रिप्स के बीच में देखो फैट बबल्स बने हुए हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? एनसीईआरटी में ऐसे करके फैट बबल्स बने हुए हैं। ऐसे फैट बबल्स बने हुए हैं। इस फैट बबल्स में न्यूक्लियस साइड में आ जाता है, और बीच में पूरा का पूरा फैट जमा होता है। ये सेंटर जो एरिया है ना, यहाँ पर पूरा फैट जमा होता है। एनसीईआरटी से कंपेयर करके देखो, एग्जैक्टली ऐसी डायग्राम पेपर में आपको देखने को मिल जाता है कि ये बताइए ये क्या है। एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम देखने को मिल जाता है। इसे हम कहते हैं फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है। और फैट सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। सो कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलर टिश्यू कर दिया, एडिपोज टिश्यू कर दिया। अब स्केलेटन टिश्यू का नंबर आ गया। अब स्केलेटन टिश्यू को पढ़ते हैं। स्केलेटन टिश्यू आसान है, इतना ज़्यादा नहीं है स्केलेटन टिश्यू में। स्केलेटन टिश्यू तो बहुत आसान है, इतना ज़्यादा नहीं है स्केलेटन टिश्यू में। स्केलेटन टिश्यू में सबसे पहले बात आ गई टेंडन की। टेंडन का क्या काम है? टेंडन क्या करता है? टेंडन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव मसल है। स्ट्रॉन्गली इट कनेक्ट्स स्ट्रॉन्गली इसका लाइन जो है
tendons are strong and connect tendons are strong and connects muscle to the bone. मसल्स टू द बोन, बोन के साथ जो मसल्स होती हैं उनको कनेक्ट करता है ये टेंडन, उनको कनेक्ट करता है ये टेंडन। जबकि लिगामेंट जो होती हैं, लिगामेंट ये इलास्टिक होती हैं, लिगामेंट्स आर इलास्टिक, लिगामेंट्स आर इलास्टिक। ligaments are elastic and connect bone to bone, एक बोन से दूसरे बोन के बीच में भी कनेक्शन है, उसको लिगामेंट काम करती हैं, उसको लिगामेंट काम करती हैं, उसको लिगामेंट काम करते हैं। लिगामेंट्स आर इलास्टिक एंड कनेक्ट्स बोन टू बोन, जबकि टेंडन मसल से बोन को कनेक्ट करता है, मसल और बोन के बीच में जो कनेक्शन है वो टेंडन का काम है। लिगामेंट बोन से बोन के बीच का कनेक्शन करता है, बोन से बोन के बीच का कनेक्शन करता है, बोन से बोन के बीच का कनेक्शन करता है। अब हमारा लास्ट रह गया बोन एंड कार्टिलेज, लास्ट रह गया बोन एंड कार्टिलेज। अब बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस के तरीके से याद करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है? कभी सुना तो होगा आप, कार्टिलेज का क्या होता है, कभी सुना तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं ब्लैंक चल रहा है, बिल्कुल ब्लैंक चल रहा है ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से नहीं, एग्जैक्टली आपने बहुत सही कहा, बोन से ज़्यादा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज ही धीरे धीरे हार्ड होता है, तब जाके वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बोन के बारे में। एक लाइन और लिखना है मुझे यहाँ पर। सबसे पहले आर स्केलेटन, आर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। हमारा जो स्केलेटन है वो बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है, बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है। इसमें बोन पार्ट जो है ना, इसमें बोन पार्ट जो है ना वो नॉट फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको मोड़ा नहीं जा सकता। और कार्टिलेज पार्ट जो है ना ये फ्लेक्सिबल है, कार्टिलेज पार्ट जो है ना ये फ्लेक्सिबल है। बोन नॉट फ्लेक्सिबल है, ये हार्ड होते हैं, ये हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? हार्ड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिपोजिशन होता है, इसको हम कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं, इसको हम कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो डिपोजिशन होता है इसको। बोन सेल्स आर नॉन एज bone cells are known as
ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं बोन सेल को। ये कैल्शियम फॉस्फेट हमें याद करके रखना है, ऑस्टियोसाइट्स को हमें याद करके रखना है। इसके लिए बोन सेल्स के पास एक कैनाल होता है, एक कैनाल होता है। देखो बोन बोन आप देखो बोन के अंदर ना ब्लड वेसल्स, बोन को ब्रेक करने के बाद बीच में ना उसमें कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं। कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ bone have हार्वेसियन कनाल। ये नाम याद रखना, कई बार एग्जाम, क्योंकि आपके डायग्राम देखो, डायग्राम में लिखा हुआ है हार्वेसियन कनाल, देखना जरा एक बार डायग्राम्स देखो, डायग्राम में लिखा हुआ है। हाँ डायग्राम में लिखा हुआ है ना हार्वेसियन कनाल। तो ये एग्ज़ाम में आया और कई बार जो है वो टीचर्स भी सोचते हैं हार्वेसियन कनाल तो कहीं देखा नहीं था हमने, हार्वेसियन कनाल तो हमने कहीं देखा नहीं था। हार्वेसियन कनाल विच कंटेन blood vessels and nerve fibers ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स इसके अंदर होते हैं हार्वेसियन कनाल में। तो ये मैंने सारा का सारा जो लिखा है वो बोन का लिखा है। अब कार्टिलेज का दूसरे पेन से लिखते हैं। कार्टिलेज में क्या है? कार्टिलेज को हम कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये सॉलिड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के बने होते हैं ये, और ये प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को पता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आप सभी को पता होगा कि प्रेजेंट इन नेसल सेप्टम या नेसल एरिया। पिना लिख देता हूँ, पिना हो गया। टिप ऑफ नोज हो गया, टिप ऑफ नोज लैरिंग्स, ट्रैकिया, टिप ऑफ नोज लैरिंग्स ट्रैकिया। रिब्स तो सुना होगा आपने। इस जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो उसमें बहुत सारे छोटे रिब्स हैं, इन्वर्टिब्रल डिस्क हैं, जिसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है जो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है थोड़ा। रिब्स एंड टिप्स ऑफ बोन। तो ये मैंने आपको बता दिया बोन और कार्टिलेज का बता दिया। ठीक है, अब क्या रह गया बताओ? अब क्या रह गया हमारे पास? अब क्या रह गया यहाँ पर? ये रहा। अब क्या रह गया? अब सारी चीज़ें बता दी है मैंने। टेंडन, बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, मसल्स में तीनों मसल्स बता दी, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्ट्रैप्ड मसल्स और कार्डियक मसल्स बता दी। इसके बाद नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन बता दिया, टेंडन, बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज बता दिया। बॉडी फ्लूइड्स में रह गया ये बॉडी फ्लूइड्स, ये ब्लड और लिम्फ रह गया। बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड और लिम्फ रह गया, यही रह गया ना कि ये भी हो चुका है? यस प्लीज़। हृदय सात्विक, ब्लड और लिम्फ रह गया लास्ट में ना। हाँ बहुत छोटा सा है, मेरे ख्याल से आप लोग सब थक गए पढ़ते पढ़ते चैप्टर। हाँ चैप्टर बहुत बड़ा कंटेंट है, बट ये लास्ट है ब्लड और लिम्फ के बारे में।
मैं जल्दी से बता देता हूँ, इतना ज़्यादा है नहीं इसमें। हालांकि ये तो बहुत बड़े बड़े उसमें आता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमें सिर्फ ब्लड और लिम्फ का पढ़ना है, तो वो हमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ब्लड और लिम्फ के बारे में। कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, या तो मैं वैसे ही लिख देता ब्लड और लिम्फ। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, ये एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आता है, ब्लड ब्लड एक पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ब्लड में प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स होंगे, ब्लड सेल्स, फिर प्लेटलेट्स होगा, और ब्लड में ही होता है आपका लिम्फ। लिम्फ, प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा कंटेन्स मोस्टली वाटर, पानी होता है, एंड प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पानी होता है और प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में भी एल्बुमिन, प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, फाइब्रिन, एटसेट्रा। ओके, प्लाज्मा में ही होता है। ब्लड सेल्स आप सभी जानते हैं, ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में काम आता है। किस काम आता है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करने का काम आता है ये। और आरबीसी, ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसको हम क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं सोल्जर्स ऑफ बॉडी, सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं इसको, आरबीसी। ठीक है। प्लेटलेट्स किस काम आता है? प्लेटलेट्स किस काम आता है? प्लेटलेट्स, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। ब्लड को क्लॉट करता है ये, ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है ये प्लेटलेट्स। बेसिकली होता क्या है, जैसे नहर से पानी जा रहा है और नहर का बांध टूट जाए तो क्या होता है? बोरिया भर के आपने रेत, उस बांध की जगह पे बोरिया भर के रेत रखना चालू कर दिया, और एक समय आएगा कि वो बोरी भरते 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 ऊपर तक एक बांध ही बन जाएगा बेसिकली। तो ब्लड क्लॉटिंग के काम ये आएगा। ठीक है। और इसको लिम्फ को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लिम्फ को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। येलो कलर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ब्लड का क्या काम है? ब्लड
ट्रांसफ़र, ब्लड क्या काम करता है? ब्लड ट्रांसफ़र मटेरियल फ्रॉम वन साइड टू अनदर। एक साइड से दूसरे साइड में मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का काम आता है ब्लड। अब मुझे ब्लड में प्लाज्मा समझ में आ गया कि पानी या प्रोटीन होगा तो उसे प्लाज्मा कहेंगे। प्रोटीन क्लॉटिंग के काम आएगा, और पानी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो चीज़ें मूव नहीं कर पाएंगी। ब्लड सेल्स का काम बता दिया, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी सोल्जर्स होते हैं, आरबीसी जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। प्लेटलेट्स बता दिया कि ब्लड क्लॉटिंग के काम आते हैं। लिम्फ बताया, येलो कलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। येलो कलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, काम क्या है इसका? येलो कलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स तो बता दिया सर, काम क्या है इसका? येलो कलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स काम क्या है इसका? इट प्रोवाइड एरिया ऑफ एक्सचेंज, एरिया ऑफ एक्सचेंज, एरिया ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड ब्लड, ब्लड, सेल एंड ब्लड। होता क्या है? प्रोवाइड एरिया ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड ब्लड। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? इसका क्या मतलब है? प्रोवाइड एरिया ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड ब्लड, प्रोवाइड एरिया ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड ब्लड क्यों लिख रहा हूँ मैं? बताओ, बताइए। मान लीजिए कि ब्लड लेके गया न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज गया, ठीक है, ग्लूकोज लेके गया, और वो ब्लड आगे चलता जा रहा है, तो उसने सेल को कब दिया ग्लूकोज? सेल को कब दिया? सेल को कब दिया ग्लूकोज? ये भी तो बताओ। या फिर ऑक्सीजन लेके गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके गया, तो वो तो हीमोग्लोबिन लेके चलता जा रहा है उसको। सेल को कब दिया? तो सेल को कब दिया? तो सेल के लिए क्या होता है कि जब वो ब्लड रन कर रहा होता है, जैसे बस रन कर रही होती है तो पीछे धूल उड़ती है, तो सेम ऐसे ब्लड जब रन कर रहा होता है पंप हार्ट की वजह से, तो वो साथ साथ ना अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ता हुआ जाता है, छोड़ता जाएगा, पीछे छोड़ता जाएगा। वो सारा जो छोड़ा हुआ चीज़ है ना, वो सब लिम्फ के अंदर प्रेजेंट है। और लिम्फ इज़ बेसिकली द एरिया ऑफ एक्सचेंज। लिम्फ ही एक्चुअल एरिया प्रोवाइड करता है, एक्चुअल चीज़ होती है जो एक्सचेंज करते हैं हम सेल के साथ, एक्सचेंज करता है सेल के साथ। लिम्फ ही वो कंटेंट होता है जो एक्सचेंज होगा सेल के साथ। ब्लड तो रन कर रहा है, ब्लड तो रन कर रहा है, ठीक है। सो ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया विथ ऑल एस्पेक्ट। ये कंटेंट वाला चैप्टर था, काफ़ी लेंदी था।